हेलो क्लास। हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने लास्ट टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ लिया था? क्रॉप क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होती है। एक छोटा पौधा जब क्रॉप पे चेंज हो रहा है तो कौन कौन सी स्टेप से होकर गुजरता है, उनके स्टेप्स को हमने देखा था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, सोविंग पढ़ा था। अब थर्ड था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। adding manure and fertilizer। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होता क्या एक्चुअली? हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी की ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वी वांट न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हमको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए, तो ऐसे एक छोटा पौधा है, उसकी ग्रोथ के लिए भी उसको जब तक क्रॉप में बड़ा चेंज नहीं होता तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट किस फॉर्म में दिया जाता है? मैन्योर के फॉर्म और फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो लिसन केयरफुली। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। कुछ सब्सटेंस ऐसे जो प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं उस प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मैन्यूरिंग। व्हाट इज मैन्यूरिंग? हम देखते हैं कि एक पौधा बड़ा हो गया, फसल बन गई, प्रिपेयर हो गई, पूरी फसल अच्छे से पक गई, ठीक है। अब उसको हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया, आई मीन टू से कटाई हो गई उस फसल की, ठीक है। तो कटाई हो गई, अब वापस सीजन आया, वापस फसल बोनी है। तो क्या जिस फसल को हमने उस मिट्टी पे बोया था, क्या उस मिट्टी, उस सॉइल उस लायक है? क्या उस फसल को दोबारा उसी मिट्टी पे उगा सकते हैं, या फिर उसमें मिट्टी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे? तो उस मिट्टी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस क्या लाएं? उस फूड सप्लीमेंट देना पड़ेगा, उस सॉइल को फूड सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो उसको आपस हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस सॉइल के अंदर जिससे कि वापस प्लांट ग्रोथ हो सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मैन्यूरिंग। फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल। वापस उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाए और वापस पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। फार्मर्स उस फील्ड में मैन्योर ऐड करेगा टू फील्ड्स टू रिप्लेनिश, मतलब उसमें वापस रिप्लेन हो जाए, मतलब वो वापस प्रिपेयर हो जाए टू द सॉइल विच न्यूट्रिएंट्स, वो वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। अब फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस भी होता है, वो हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो जनरली फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है? फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आर रिच इन वेरी केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइजर एक जनरली फैक्ट्रीज का एक फर्टिलाइजर होता है जो कॉमनली हम उसका यूज करते हैं। कौन सा फर्टिलाइजर है वो? यूरिया। विच फर्टिलाइजर इज? यूरिया। अमोनियम सल्फेट हो गया, एनपीके हो गया। एक कॉमन फर्टिलाइजर आप सभी जानते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये बहुत कॉमन फर्टिलाइजर जिसका हम क्या करते हैं? खेती में सॉइल के लिए फर्टिलाइजर, मतलब उसके फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किसका फर्टिलाइजर यूज करते हैं? एनपीके। अब मेनली डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। हम जनरली इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि फर्टिलाइजर इट्स आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और आर्टिफिशियल होता है, कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए तो अच्छी ग्रोथ दे देगा प्लांट की, लेकिन ये उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ाता है और प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं, इससे की फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं होता। बोल सकते हैं एक हम फूड सप्लीमेंट, हम मार्केट का फूड सप्लीमेंट लेके कुछ खाते हैं ना आर्टिफिशियल, तो वो वैसे सेम फर्टिलाइजर। और मैन्योर जो होता है वो जैविक खाद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैविक खाद, मतलब जो कि वेस्ट, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है या फिर कुछ ऐसे नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू बनता है, जो कि सॉइल की ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ को
परमानेंटली मिट्टी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैन्यूर। हम इसको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, नेचुरल सब्सटेंस, prepare in factories, prepare in the fields। जनरली ये खेतों में प्रिपेयर हो जाता है, prepare in the fields। does not provide any humus, does not provide ह्यूमस, HUMAS। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक, मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो बिल्कुल देशी चीज होती है, वो डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, देशी खाद हम जिसको बोल सकते हैं, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस, इट प्रोवाइड ह्यूमस। नेक्स्ट है वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली फैक्टर में से दिया जाए तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से इसमें प्रोवाइड करते हैं। जनरली इसका एग्जांपल है कि वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स और लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लेस रिच इन न्यूट्रिएंट। जनरली इसका एग्जांपल में बताया था एनपीके, इससे फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फोर्थ पॉइंट आता है इरिगेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड पढ़ा सोविंग, थर्ड पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और फोर्थ आता है इरिगेशन, सिंचाई, जिसको हम जनरल हिंदी की लैंग्वेज बोलते हैं सिंचाई। हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट को बड़ा होने के लिए वो हमको भी सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, तो प्लांट को भी पानी चाहिए। इतनी बड़ी क्रॉप का प्रोडक्शन इतने बड़े फील्ड में हो रहा है तो उसके लिए पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन। क्या बोलते हैं? इरिगेशन, सिंचाई। फोर्थ वन इज इरिगेशन। Listen carefully. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. क्रॉप को पानी की सप्लाई करना अलग अलग इंटरवल्स पे, मतलब हम देखते हैं कि हम भी पानी पीते हैं तो लगातार तो पानी पीते नहीं है, एक एक दो दो घंटे के डिफरेंस पे जब हमको प्यास लगती है तब, तो ऐसे ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी, उनको बढ़ने के लिए भी पानी चाहिएगा एक डेफिनेट इंटरवल्स के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, हम देखते हैं इतनी बड़ी फील्ड पे क्रॉप है तो उसको पानी कैसे दिया जाए, इरिगेट कैसे किया जाए, तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? तो हम देखते हैं वेल्स, कुएं के थ्रू उसको दे सकते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू, पोन्स तालाब के थ्रू, लेक्स के थ्रू, झील के थ्रू, रिवर्स नदियों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब पुराने जमाने में कैसे होता था, तो अब आजकल तो एक्चुअली ट्यूबवेल सिस्टम हो गया है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है, अलग अलग सिस्टम्स हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी, तो उसके थ्रू क्या होता है, आराम से पानी पी जाता है। लेकिन पुराने जमाने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो बायवेल्स कुएं रहते थे, उनके थ्रू ही क्या होता था, पूरे फसलों को पानी दिया जाता था। कैनाल्स कुछ बनाई जाती थी पुराने जमाने में, सुरंग कुछ बनाती थी, तो उसके थ्रू क्या होता था, उसको पानी दिया जाता था। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल था, मतलब पुराना। अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आजकल के जमाने में कैसे सिंचाई होती है, आजकल के जमाने में क्रॉप को कैसे पानी दिया जाता है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा है स्प्रिंकल सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स, कुछ साइज होती है पाइप्स की, साइज की होती है परपेंडिकुलर, हैविंग रोटेटिंग नोजल। उसमें कुछ परपेंडिकुलर साइज, कुछ इसमें पाइप्स होते हैं जिसमें रोटेटिंग नोजल रखा होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, पूरे खेत में पानी की बौछार निकलती है ना ऐसे, तो नोजल घूमता है, रोटेटिंग नोजल, और पाइप्स के थ्रू क्या होता है पूरे खेत में स्प्रिंकल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम। सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, in this system the water falls drop by drop just on the position of roof। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ऐसे पाइपलाइन अटैच होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप जगह जगह खेत में अलग अलग जगह पार्ट में ड्रिप सिस्टम के थ्रू क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूफ। जैसे हम छत पर ही देखते हैं अपने अलग अलग जगह पानी की निकालने के लिए ट्यूब्स लगे होते हैं, इसी तरह उसमें जगह जगह क्या होते हैं, पोजीशन पे क्या होते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप्स पानी का सभी को दिया जाता है। इसी तरह से क्या होता है, क्रॉप का अच्छे से सभी को पूरे फील्ड में अच्छे से पानी मिल जाता है। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।